नमस्कार बच्चों, विजन आर्ट्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस बिहार बोर्ड सीबीएसई के उन सभी बच्चों के लिए जो 2026 में अपनी बोर्ड एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं पॉलिटिकल साइंस की क्लास लेके आया हूँ, क्लास 12 का एनसीईआरटी को। तो चलिए क्या कुछ है देखते हैं पॉलिटिकल साइंस में। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारे क्लास 12 में 2 पॉलिटिकल साइंस की किताबें हैं, जिसमें से मैं आज फर्स्ट बुक पढ़ाने वाला हूँ, जिस बुक का नाम क्या है, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। क्या कहता है कि आप इस बुक के माध्यम से लगभग हम लोग 9 से 10 चैप्टर को पढ़ेंगे इसमें, है ना। तो इसमें कहता है क्या कि पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, मतलब क्या बोलता है कि स्वतंत्र भारत में राजनीतिक पढ़ना है ना। अब ये क्या है, तो ये हमारा इंडिया के आगे इंडिपेंडेंस कब लगा, इसके बारे में जानते हैं कि आखिर हमारा देश जब इंडिपेंडेंस हुआ उससे पहले हमारे देश की पॉलिसी कैसी थी, हमारे देश के ऊपर किसके द्वारा रूल किया जा रहा था। इन सारी चीज़ों के बाद जब हमारा देश आगे आया, एक समय आ गया 1947 का, वो 15 अगस्त 1947 का वक्त आया, जिस समय हमारा देश क्या हुआ, ब्रिटिशर्स के रूल से आज़ाद हो गया। तो चलिए इस बुक के माध्यम से हम लोग क्या क्या पढ़ना है थोड़ा बात करेंगे आपको। चलिए फर्स्ट चैप्टर का अगर मैं बात करूं इसमें, तो हमारा क्या है, चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग। क्या हमारे राष्ट्र के निर्माण में क्या क्या चुनौतियाँ आया, क्योंकि जस्ट हम आज़ाद हुए थे और उसके बाद हमारा जो राष्ट्र था उसको किस तरह से शेप दिया जाए, किस तरह से राष्ट्र को यूनाइट करना है, इस चैप्टर में मैं पढ़ूंगा। और क्या क्या चैलेंजेज आए हमारे राष्ट्र के फॉर्मेशन में। दूसरा पढ़ना एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। तीसरा चैप्टर क्या है, पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन पढ़ना है। चैलेंजेस टू एंड restoration of the Congress system, the crisis of democratic orders, rise of popular movement, regional aspiration और recent development in Indian politics। इन सारे चैप्टर को, हमारे 9 चैप्टर हैं इसमें। तो चलिए मैं फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करता हूँ। तो फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं गांधी जी का एक स्लोगन है इस चैप्टर में, जो चैप्टर का नाम क्या है हमारा, चैलेंजेज ऑफ नेशन बिल्डिंग। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले में एक गांधी जी का स्लोगन है जो कोलकाता से दिए थे गांधी जी 14 अगस्त 1947 को। थोड़ा पढ़िएगा इसको ध्यान से, इस स्लोगन क्या कहना चाहता है। एक सेकेंड, इस स्लोगन कहता क्या है कि अगर मैं बात करूं स्लोगन का, ये गांधी जी कहाँ से बोल रहे हैं, कोलकाता से। कब बोल रहे हैं, 14 अगस्त को। और इस 14 अगस्त के मिडनाइट को हमारा देश क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंस हो जाएगा। गांधी जी कहते हैं कि टुमारो वी शैल बी फ्री फ्रॉम द स्लेवरी ऑफ ब्रिटिश डोमिनेशन। कहते हैं क्या, कल का वो वक्त आएगा, कल वो ऐसा समय है जिस समय हमारा देश ब्रिटिश के चंगुल से क्या हो जाएंगे, हम लोग आज़ाद हो जाएंगे। बट एट मिडनाइट इंडिया विल बी पार्टीशन। कहता है क्या, लेकिन आज के मिडनाइट में, आज की रात में इंडिया का क्या हो जाएंगे, 2 टुकड़े हो जाएंगे। क्या बनेगा, पाकिस्तान बनेगा और दूसरा क्या बनेगा, इंडिया बनेगा। कहता है क्या, टुमारो वी विल दस बी अ डे ऑफ रिजॉइसिंग एज वेल एज मॉर्निंग। कहता है क्या कि मैं इस इंडिपेंडेंस का खुशी मनाऊं या मैं इस भारत के 2 टुकड़े का शोक मनाऊं। गांधी जी क्या बोल रहे हैं कि 14 अगस्त 1947 को कोलकाता से एक स्लोगन, एक कोट्स बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि कल हमारा देश इंडिपेंडेंस हो जाएगा, साथ ही आज मिडनाइट को क्या होंगे, हमारे देश के 2 टुकड़े हो जाएंगे। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं ये 200 सालों की गुलामी का जो आज़ादी मिली है उसकी जश्न मनाऊं, या ये भारत के टुकड़े जो 2 टुकड़े हो रहे हैं, पाकिस्तान और इंडिया का शोक मनाऊं। तो चलिए इन स्लोगन के साथ स्टार्ट करते हैं, क्या कुछ है देखते हैं इसमें हम। फर्स्ट अगर हम आ जाएं, उस दिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस कि जस्ट सुबह के पेपर में इस हेडलाइन को देखते हुए हमारे देश के लोगों की आंख भर गई।
कहता है कि एंड ऑफ 200 ईयर्स ओल्ड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। कहता है कि समझ सकते हैं कि हमारी पूरी तरह से सोसाइटी को, हमारे पूरे देश के ऊपर इस तरह से जकड़ा हुआ था अंग्रेजों ने, और ये 200 सालों तक सिर्फ हमारी इकोनॉमी को नहीं, हमारे पॉलिटिक्स को, हमारे कल्चर को, हमारी सोसाइटी को हर तरह से क्या किया, पूरी तरह से शोषण किया। अब बात आती है क्या, जो 200 सालों तक उन्होंने किया और वो 200 साल अंत हुआ 1947 को, उस समय क्यों ना लोगों के पास एक जश्न होगा, और वो कैसा जश्न होगा, खुशी का जश्न होगा। लेकिन साथ ही क्या है, पार्टीशन भी लेके आ गया। क्या पार्टीशन है, तो भारत और पाकिस्तान का। चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है क्या, एट आवर मिडनाइट 14 अगस्त 1957, क्या बोलता है कि ये हमारा मिडनाइट है, 1947 का बात किया जा रहा है, 15 अगस्त को 1947 को इंडिया अटेंड इंडिपेंडेंस। इस समय क्या हुआ, भारत आजाद हो चुका है। और आजाद भारत का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो बने हमारे देश के, वो कौन बने, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। कहते हैं क्या, एड्रेस अ स्पेशल सेशन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली दैट नाइट, दिस वाज द फेमस ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच दैट यू आर फैमिलियर विद। कहते हैं क्या, जब हमारा देश आजाद हुआ 14 अगस्त 15 अगस्त के मिडनाइट में, 14-15 के बीच की रात है, 14 तारीख को अगर बात करें, 14 अगस्त की मिडनाइट आने की रात की 12 बजे, 12 बजे के बाद आपको पता है कि डेट क्या होते, बदल जाते हैं, ठीक है। जब ये आजाद हुआ तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन बने, हमारे नेहरू जी बने। और नेहरू जी ने उसी रात्रि को कंस्टिट्यूएंट असेंबली बुलाई और वहां पे रात में क्या की, एक स्पेशल सेशन को एड्रेस किया, यानी कि भाषण दिए। और वो स्पेशल भाषण जो था नेहरू जी का, जिसको हम लोग कहते हैं, बड़ा इसको याद रखिएगा, एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ सकता है, ट्रेस्ट विद डिस्ट्रिब्यूटी, ठीक है। अब कहते हैं क्या, दिस वाज द मोमेंट इंडिया हैज बीन वेटिंग फॉर। कहते हैं क्या, ये वक्त वही था, ये समय वो था जो हम पूरे भारतवासियों को 200 सालों का इंतजार था, समय आ चुका था। और वो समय कब था, 15 अगस्त 1947 को। कहता है कि यू हैव रीड इन आवर हिस्ट्री टेक्स्ट बुक दैट देयर वर मेनी वॉइस इन आवर नेशनल मूवमेंट। और कहता है कि इतना आसान नहीं था आजादी को पाना। आपने देखा होगा सैकड़ों लोगों ने देश के लिए एक से एक आंदोलन किए, अंग्रेजों से लड़े, अपनी जान की बाजी लगा दी, तब जाके हमारे देश को ये दिन देखने को मिला जो हमने 200 सालों से इंतजार कर रहा था। अब कहानी बनता है क्या, बट देयर वेयर टू गोल ऑलमोस्ट एवरीवन एग्रीड अपॉन। कहता है क्या, लेकिन ठहरिए, कहता है यहां सभी के पास, जो सब लोग एग्री हुए कि हमारा देश इंडिपेंडेंस होगा और हमारा जो राष्ट्र बनेगा, 2 लक्ष्य के साथ। क्या लक्ष्य है, फर्स्ट वन डेट आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब जब हमारा देश आजाद होगा क्या बनेगा, वी शैल रन आवर कंट्री थ्रू द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। कैसी बनेगी, फर्स्ट गोल क्या है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का बात करता है। फर्स्ट गोल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, आने की जो यहाँ की सरकार होगी वो कैसी होगी, लोकतांत्रिक सरकार होगी, मतलब लोगों के द्वारा चुना हुआ सरकार। दूसरा कहानी क्या कहता है, दैट द गवर्नमेंट विल बी रन फॉर द गुड ऑफ ऑल। कहता है क्या, वो जो सरकार होगी वो सभी के लिए क्या होगी, समान होगी। बट पार्टिकुलरली द पुअर एंड द सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स, और खास करके उन सभी के लिए जो गरीब हैं, जो समाज में पिछड़े वर्ग के हैं। क्योंकि आप देखते आ रहे हैं कि हमारा समाज, हमारा सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ऑन द बेसिस ऑफ कलर्स, इतने तरह के डिस्क्रिमिनेशन 1947 से पहले इंडिया में था। अब वो लोग जो देश में आजादी पा चुके हैं, जो देश
हमारा आज़ाद हो चुका है, अब उसकी यही लालसा है, यही आकांक्षा है कि अब की जो सरकार बनेगी वो कैसी होगी, एक डेमोक्रेटिक सरकार होगी। और वो जो सरकार बनेगी, जो हमारे सरकार होंगे वो क्या होंगे, हम सभी के लिए इक्वल होंगे, और ख़ास तौर के किसके लिए, जो यहाँ के गरीब हैं, जो समाज में पिछड़े ग्रुप हैं, उनको विशेष ध्यान देगी। ये लक्ष्यों के साथ, ये आदर्शों के साथ हमारा देश के लोगों के जो गरीब तबके लोग थे वो एग्री हुए, और सारे लोग इसी बात को लेके आगे बढ़े। अब कहानी बनता है क्या, कहता है क्या कि नाउ डेट द कंट्री वाज इंडिपेंडेंट द टाइम हैड कम टू रियलाइज द प्रॉमिस ऑफ फ्रीडम। कहता है क्या, अब तो आजाद हो गया हमारा देश, देश तो आजाद हो गया, लेकिन अब आता है आजादी के समय जो आपने प्रॉमिस किए थे लोगों से, जो वादे किए थे, जो दावे किए थे कि अगर देश आजाद होगा तो इस तरह से बदलेगी हमारी सरकार, हम इस तरह से पॉलिसी लाएंगे, आपको बदलाव दिखेगा। लेकिन कहता है कि दिस वाज नॉट गोइंग टू बी इजी, कहता है कि इतना आसान नहीं है। अब चाह रहे हैं कि हमारी सरकार आ जाए और रातों रात छूमंतर कर दे सारी समस्याओं को। आसान नहीं है, क्योंकि इंडिया एक ऐसे सिचुएशन में जन्म लिया है, जन्म लिया मतलब हमारा देश क्या हुआ था, 1947 को आजाद हुआ था, नया भारत बना है। ऐसे डिफिकल्टी में क्या हुआ है, जन्म लिया है। कहता है क्या अगर किसी अदर कंट्री से इसका कंपैरिजन किया जाए बाबू तो क्या होगा, कहता है कि परहैप्स नो अदर कंट्री बाय देन was born in a situation more difficult than that India in 1947। कहता है क्या अगर पूरे वर्ल्ड के जितने भी कंट्री हैं उन सारे कंट्री के साथ अगर इंडिया का कंपैरिजन किया जाता 1947 में तो ऐसा हालत किसी भी देश का नहीं था। अब इस सिचुएशन में आप चाहते हैं कि एक डेमोक्रेटिक सरकार बन जाए और गरीबों के लिए, समाज में पिछड़े लोगों के लिए खास तरह की काम करे, पॉसिबल नहीं है। अब क्या आएंगे चैलेंजेस, अब देखना हमें। कहता है क्या अब इतना तो हो चुका है कि देश आजाद हो चुका है, लेकिन देश के साथ चैलेंजेस अभी बहुत हैं। कहता है क्या फ्रीडम कम विद द पार्टीशन ऑफ द कंट्री। कहता है क्या सिर्फ आजादी नहीं मिली थी, साथ में एक बहुत बड़ा शोक, सबसे बड़ा संकट, सबसे बड़ी समस्या आ गई थी। क्या कि देश जब आजाद हुआ था तो उसके साथ पार्टीशन को भी लेके आया था, मतलब भारत और एक बनेगा पाकिस्तान। सबसे बड़ी समस्या ये थी। कहता है क्या कम विद पार्टीशन ऑफ द कंट्री। कहता है क्या द ईयर 1947 वाज अ ईयर ऑफ अनप्रेसिडेंटेड वायलेंस एंड ट्रामा ऑफ डिस्प्लेसमेंट। कहता है क्या कि जो 1947 का टाइम था, जो 1947 का जो ईयर था, उस ईयर में जो पार्टीशन आया साथ में आजादी के साथ, उस समय लोगों का एक कंट्री से दूसरे कंट्री, दूसरे कंट्री से इस कंट्री आने के, इंडिया से पाकिस्तान और पाकिस्तान से इंडिया, इस सिचुएशन में न जाने कितने लोगों की जानें गई, न जाने कितने लोगों के साथ कितने लोगों ने अपने घर को छोड़ दिया, कितने लोगों के भाइयों ने छोड़ दिया। आप इस चीज को रियलाइज करने के लिए एक मूवी आई थी, गदर मूवी, थोड़ा ध्यान से उसको देखिएगा। लगभग 80 लाख लोग, कितने, लगभग 80 लाख, 80 लाख लोग पाकिस्तान से भारत, भारत से पाकिस्तान, इधर से उधर, इधर से उधर हो रहे थे। इन सिचुएशन में देश के साथ जो माइनॉरिटी थे, जो छोटे कास्ट के लोग थे, उसके साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ। किसी के साथ रेप हो गया, किसी का गर्दन कट गया, किसी का धड़ अलग हो गया। इस तरह की बहुत ज़्यादा हिंसा पूरे देश के अंदर फैल चुकी थी और इतना आसान नहीं था इस हिंसा को रोकना। कहता है क्या कि वायलेंस एंड ट्रामा ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये जो लोगों का इधर से उधर हो रहा था, जिसके कारण हमारे कंट्री के अंदर पूरी तरह से अहिंसा फैल चुकी थी। कहता है क्या इट वॉज इन दिस सिचुएशन दैट इंडिपेंडेंट इंडिया स्टार्टेड ऑन दिस जर्नी टू अचीव सेवरल ऑब्जेक्टिव। कहता है कि इन सारे परिस्थितियों के साथ, इन सारे सिचुएशन के साथ
क्योंकि पैर अभी बंधे हुए हैं। भारत पाकिस्तान बन रहा है, देश के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं, लिटरेसी रेट खराब है, यहाँ के लोगों की बीमारी, सैनिटाइजेशन, मेडिकल फैसिलिटी। उसके बाद अगर बात करूं मैं यहाँ की पुअर रिच डिस्क्रिमिनेशन, या समाज में काला गोरा सब तरह की यहाँ की क्या थी, डाइवर्सिटियाँ थी। इसके बाद अगर देश का लक्ष्य बन रहा है कि हमें एक ऑब्जेक्टिव के साथ, एक उद्देश्य के साथ आगे बढ़ना है, तो ये सबसे बड़ी बात थी उस समय की। कहता है क्या कि एट द turmoil that accompanied the independence did not make our leaders lose sight of the multiple challenges that faced the new nation। कहता है क्या, इन सारे मुसीबत में, इन सारे सिचुएशन में जो हमारे लीडर्स थे, उन्होंने अपनी आशा को नहीं छोड़ा, अपनी उम्मीदों को नहीं छोड़ा, उसके साथ भी हमारे देश के लिए उन्होंने अपने आप को आगे किया और देश को एक उद्देश्य के साथ, एक ऑब्जेक्टिव के साथ आगे लेके किए। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट, अगर बात करूं, कहता है कि ये आपने देखा था, अब कहता है क्या क्या चैलेंजेस था, 3 चैलेंजेस का बात करता है। हमने क्या देखा कि आजादी तो हो गई हमारी 1947 को, लेकिन आजादी जब हुई तो हमारे साथ, आजादी के साथ क्या है, एक पार्टीशन आ गया। और ये पार्टीशन क्या था, इंडिया और पाकिस्तान का, जिसको मुस्लिम लीग, किसने डिमांड किया था, तो मुस्लिम लीग ने। किसने किया था, मुस्लिम लीग ने। इसका गठन कब हुआ था, 1906 में। और उस समय 1947 के समय अगर बात करूं, इसका जो हेड था वो कौन था, मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अब तो भारत पाकिस्तान के बट गए, अब क्या कंडीशन आएंगे, तो 3 चैलेंजेस जो तो मस्ट चैलेंजेस था उसको देखने का था। क्या 3 चैलेंजेस हमारे पास, 3 चुनौतियां जो है उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। ब्रॉडली इंडिपेंडेंट इंडिया फेस 3 काइंड ऑफ चैलेंजेस। हमारा जो इतना बड़ा भारत था, यहाँ पे लगभग 3 तरह के चैलेंजेस को देखने को मिला। ये तो मेन चैलेंजेस है। वैसे अगर चुनौती का बात करें तो लाखों नहीं करोड़ों चुनौतियां थी उस समय, लेकिन हमें 3 चुनौती को देखना है। क्या चुनौतियां था, कहता है क्या, द फर्स्ट एंड द इमीडिएट चैलेंज वाज टू शेप नेशन दैट वाज यूनाइटेड। कहता है क्या, फर्स्ट जो हमारे पास चैलेंजेस था वो क्या था कि हमारा देश को क्या करना है, यूनाइट करना है। हमारा देश को क्या करना है, एक आकार देना है। क्या हमारी बाउंड्री होगी, क्या हमारा शेप होगा, क्या हमारा साइज होगा, हमारे साथ क्या है। लेकिन इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमारे कंट्री के अंदर डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट सोशल, डिफरेंट रिलीजन, समाज अलग है, कल्चर, भाषा, इन सारी तरह की चीजों से क्या है, हमारे देश में डाइवर्सिटी पैदा हुआ। कहता है क्या कि यूनाइट करने नेशन को, कहता है कि एट अकोमोडेटिव ऑफ द डाइवर्सिटी इन आवर सोसाइटी। कहता है कि हमारे सोसाइटी में डाइवर्सिटी है। क्या सोसाइटी में डाइवर्सिटी है, इंडिया वाज अ लैंड ऑफ कॉन्टिनेंटल साइज एंड डाइवर्सिटी। कहता है क्या, इंडिया एक बड़े कॉन्टिनेंटल साइज के कंट्री हैं, तो इतना ज्यादा डाइवर्सिटी भी यहाँ पे है। कहता है क्या, इट्स पीपल स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज। सही बात है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 भाषाएं हैं। अगर डायलेक्ट्स का बात करूं, बोलियां का बात करूं, तो 572 से एबव हो जाएंगे। इतनी अलग अलग तरह की बोलियां हैं, 22 तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। कहता है क्या कि लैंग्वेज एंड फॉलो डिफरेंट कल्चर, अलग कल्चर के लोग हैं, और क्या है, रिलीजन है। 3 चला मेनली आया, क्या आया हमारे पास, लैंग्वेज आया, दूसरा कल्चर का बात कर रहा है, और तीसरा बात कर रहा है रिलीजन का। भाषा का बात किया गया, संस्कृति का बात कर रहा है, और तीसरा बात कर रहा है धर्म का। ये 3 तरह की डाइवर्सिटी को दिखाया गया अभी तक। अब इतने तरह की डाइवर्सिटी हैं, क्या एक साथ यूनाइट कर पाना इतना आसान है, नहीं। क्या कहता है, एट दैट टाइम इट वाज वाइडली बिलीव्ड दैट अ कंट्री फुल ऑफ सच काइंड ऑफ डाइवर्सिटी कुड नॉट रिमेन टुगेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम। कहता है क्या कि इतने तरह के जहाँ पे डाइवर्सिटी होंगे, इतने तरह के जहाँ पे कितने, तो लैंग्वेज के आधार पे, कल्चर हैं और रिलीजन है, इस तरह की डाइवर्सिटी जहाँ पे अवेलेबल हैं, उसे
एक साथ एक माला में पिरो के नहीं रखा जा सकता है लंबे समय तक, कभी ना कभी विद्रोह हो जाएंगे। तो कहता है क्या कि द पार्टीशन ऑफ द कंट्री अपीयर टू प्रूव एवरीवन रोस्ट फियर्स देयर वेयर सीरियस क्वेश्चन अबाउट द फ्यूचर ऑफ इंडिया। कहता है क्या, जो आज आपने देखा पार्टीशन 1947 को, उस पार्टीशन ने इंडिया के अंदर, यहाँ के लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा डर पैदा कर दिया था कि आज हमने देखा कि रिलीजन के आधार पे मुस्लिम राष्ट्र बना पाकिस्तान, हो सकता है कल कोई और कास्ट, कोई और रिलीजन के लोग डिमांड करें कि मुझे एक अलग नेशन बनाना है। कुछ दिन के बाद कोई और बोले कि नहीं, मुझे भी इंडिया का हिस्सा नहीं रहना है, मुझे भी एक अलग नेशन चाहिए। तो इस तरह की समस्याओं ने, इस तरह की चिंताओं ने इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ी डर पैदा कर दिया था। अब जिसका बात बोला जा रहा है क्या कि वुड इंडिया सर्वाइव एज ए यूनिफाइड कंट्री, क्या भारत एक होके रह पाएगा, सर्वाइव कर पाएगा, पूछा जा रहा है। क्यों नहीं रहा जाएगा? क्योंकि यहां पे हमने देखा कि एक रहता तो पाकिस्तान अलग नहीं होता। उन्होंने क्या किया, अपने रिलीजन के आधार पे अपना कंट्री बना लिया। अभी भी इंडिया के अंदर इतने सारे रिलीजन हैं, तो क्या यूनाइट करने के बाद ये है कि इंडिया एक साथ रह पाएगा? पॉसिबल? आपसे पूछा जा रहा है। कहता है क्या दूसरा, वुड इट डू सो बाय एम्फेसाइजिंग नेशनल यूनिटी एट द कॉस्ट ऑफ एवरी अदर ऑब्जेक्टिव? Would it mean rejecting all the regional and sub-national identity? And there was an urgent question, how was integration of the territory of India to be achieved? कहता है क्या इंडिया अपने टेरिटरी को किस तरह से अचीव करेगा? इन तरह के क्वेश्चन, तमाम क्वेश्चन से आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए इन सारे क्वेश्चन का जवाब हमें मिलेगा। कहता है कि द सेकेंड चैलेंज जो हमारे लिए, फर्स्ट चैलेंज क्या था बाबू, तो यूनाइट करना है किसको, कंट्री को, है ना। और यूनाइट करने में क्या है, तो सेव अ नेशन और यूनाइटेड करना है। दो, पहला बात हमारा फर्स्ट चैलेंज। और सेकेंड चैलेंज का बात करें तो यहाँ क्या, इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी, हम डेमोक्रेसी को कैसे मेंटेन करेंगे, क्योंकि यहाँ के लोग सबसे पहले जो एग्री हुए थे ये तो डेमोक्रेटिक सरकार के लिए एग्री हुए थे, और उनकी इच्छा ये थी कि अगर डेमोक्रेटिक सरकार बनेगी तो हमें, हमारे समाज में जितने भी पुअर हैं और जितने भी सोशल बैकवर्ड क्लासेस हैं, समाज में पिछड़े तबके के लोग हैं, उन सभी को क्या मिलेंगे, समान अधिकार मिलेगा, इक्वल राइट मिलेगा। तो कहता है क्या कि सेकेंड चैलेंज जो है एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी। कहता है कि यू हैव ऑलरेडी स्टडीज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यू नाउ दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांटेड फंडामेंटल राइट्स। आप पढ़े हैं कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट का बात किया जाता है ना। पार्ट थर्ड में आप लोग पढ़ते होंगे, और आर्टिकल कहाँ से है, 12 से 35 है ना। यहाँ पे लोगों के लिए अलग अलग तरह के राइट्स को दिए गए हैं। अगर मैं बात करूँ आर्टिकल 14 का बात करूँ, 15 का बात करूँ, 16, 17, 18, 19, इस तरह से कहाँ तक हैं, 35 तक हैं। तो इन सारे आर्टिकल्स को एक बार आप थोड़ा सा क्लियरली देखिएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 14 क्या है, 15 पूछा जाए, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जेंडर, रेस, सेक्स के आधार पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। 14 का बात पूछा जाए तो सभी के लिए क्या है, एक समान, है ना, कानून की बात किया जाए, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे आर्टिकल्स, थोड़ा सा इनको आप याद रखिएगा। अब कहता है क्या कि वहाँ पे देखें कि एक्सटेंडेड द राइट टू वोट टू एवरी सिटीजन, वहीं पे क्या है, वोट देने का अधिकार सभी को है। तो चलिए अच्छा मैं बात करूँ, अगर वोट देने का अधिकार सबको है, इंडिया में कॉन्टेस्ट यानी कि उम्मीदवार बनने का उम्मीदवार सबके पास राइट है, ये पॉलिटिकल राइट जो मिले हैं मुझे वोट देने का, यानी कि आप अगर 18 ईयर हैं या 18 ईयर से एबव, देन यू आर एबल टू वोट, आप योग्य हैं वोट देने के लिए। और अगर आप वोट दे रहे हैं तो आपके पास पावर है, जिसको सरकार बनाना है सरकार बनाइए, जिसको वोट देना दीजिए, इसमें किसी तरह की आपके ऊपर प्रेशर नहीं है। इंडिया में एक भी चीज़ ये भी देखते हैं क्या कि आप बात करें कि लोकसभा के मेंबर बनना है तो कोई भी व्यक्ति बन सकता है, ऐसा कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। कुछ क्राइटेरिया है, यानी कि एज आपकी कितनी होनी चाहिए, 25 ईयर होना चाहिए। तो क्या इंडिया में ये पॉसिबल है कि हर व्यक्ति लोकसभा के मेंबर बन सकते हैं?
जो अड़चन आ रही, जो प्रॉब्लम आ रही, आ कहाँ रही? क्या कल रह के कोई गरीब बच्चा बोले कि मैं लोकसभा का मेंबर बनना चाहता हूँ, पॉलिटिकल राइट्स है उनके पास, क्या वो उम्मीदवार बन पाएंगे? उम्मीदवार बन जाएंगे, नॉमिनेशन फाइल कर देंगे, लेकिन जब आएगी जीत की बात तो बेचारे का स्थिति क्या होगा? तो इंडिया में कुछ कंडीशंस हैं। आपको इक्वालिटी तो मिला है, लेकिन इक्वालिटी में भी कहीं कहीं इनइक्वालिटी देखने को मिलेगा। और ये इक्वालिटी में इनइक्वालिटी कौन ला रहा है? मैंने क्वेश्चन पूछा, इक्वालिटी में इनइक्वालिटी कौन ला रहा है? इकोनॉमी ला रहे हैं ना। पैसा जिसके पास है, आज के डेट में देखिए किसको चुन रहे हैं आप सरकार में? कौन है सरकार आपकी? तो जिसके पास इकोनॉमी है वो सरकार है। आपके पास ऑप्शन भी वही आ रहे हैं ना, प्रेफरेंस चुनना है, सबसे ज़्यादा रुपया वाला कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, वोट उसी को जा रहा है। कोई एक आम व्यक्ति बन सकती है क्या? बनाइए। ठीक है, चलिए। कहता है क्या सभी को क्या वोट देने का अधिकार है? चलो ठीक बात है। इंडिया अडॉप्टेड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कहता है कि इंडिया में जो होगा, जो यहाँ की गवर्नमेंट बनेगी वो पार्लियामेंट्री फॉर्म की होगी। पार्लियामेंट आपने पढ़ा होगा कि हमने देखा पार्लियामेंट्री फॉर्म में क्या है भाई, ये पार्लियामेंट है, यहाँ पे प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। यहाँ सरकार कैसे बनेगी? जो मेजोरिटी हासिल किया है। ठीक है, अब कहता है क्या दीज फीचर्स इंश्योर दैट द पॉलिटिकल कंपटीशन वुड टेक प्लेस इन द डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में। और जहां पे पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा, यानी कि जो लोग इलेक्टेड आएंगे वहां पे एक दूसरे के बीच में कंपटीशन तो होगा। क्यों? मैं भी उम्मीदवार बन गया, आप भी उम्मीदवार हो, न जाने कितने तरह के बहुत सारे लोग उम्मीदवार बने हैं। और यहाँ पे क्या कंपटीशन है, कौन सबसे ज्यादा वोट ला रहा है ना? वो फुलफिल कर रहा है तो वो क्या बनेंगे? एमपी बनेंगे। उस एमपी में जो लोकसभा में जाएंगे। तो इस तरह से पार्लियामेंट्री सिस्टम है। और कहीं पे क्या है? डायरेक्ट है, मैं राजा, मेरे आने वाले पीढ़ी है। तो इस तरह से वहाँ की सरकारें क्या होगी? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है। तो डेमोक्रेटिक सिस्टम में क्या, पार्लियामेंट्री सिस्टम को बहुत इंपॉर्टेंट है। और पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या है? बाय द पीपल इलेक्टेड मेंबर, और कुछ आपके राज्यसभा के मेंबर है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। आगे आता है हमारे क्या, अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट फॉर एस्टेब्लिशिंग अ डेमोक्रेसी। अच्छी बात बोला। कहता है क्या कि डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट फॉर एस्टेब्लिशिंग अ डेमोक्रेसी। अच्छी बात है। कहता है क्या कि हमारा डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन सही है, नेसेसरी है, लेकिन क्या ये सफिशिएंट है एस्टेब्लिशिंग डेमोक्रेसी के लिए? नहीं है। क्यों नहीं है? कहता है कि द चैलेंज वाज नॉट डेवलप डेमोक्रेटिक पार्टीज इन द अकॉर्डिंग विद द कॉन्स्टिट्यूशन। द थर्ड चैलेंज वाज टू इंश्योर द डेवलपमेंट एंड वेल बीइंग ऑफ द इंटायर सोसाइटी एंड नॉट ओनली सम सेक्शन। कहता है क्या तीसरा चैलेंज जो था हमारे यहाँ वो क्या था कि जो डेवलपमेंट होगा बाबू वो क्या होना चाहिए? पूरे सोसाइटी के लिए होना चाहिए। सोसाइटी का मतलब क्या हुआ? उस सोसाइटी में जितने भी लैंग्वेज के लोग रहे, जितने भी कल्चर के लोग हैं, और जितने का रिलीजन है। मतलब कोई भी रिलीजन, कोई भी कल्चर और कोई भी लैंग्वेज के लोग हैं तो उनके बीच में किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अगर मैं किसी चीज़ डेवलपमेंट करता हूँ तो पूरे इंटायर सोसाइटी के लिए होना चाहिए, पार्टिकुलर कल्चर के लिए नहीं, पार्टिकुलर लैंग्वेज वाले के लिए नहीं, पार्टिकुलर रिलीजन के लिए नहीं होना चाहिए। कहता है क्या, हियर अगेन द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली लेड डाउन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। सही बात है, हमने इक्वालिटी पढ़ा है ना। इक्वालिटी ऑफ आर्टिकल 14 से 18 तक में देख लीजिए, राइट टू इक्वालिटी का बात करता है। कहाँ कहाँ इक्वालिटी मिल रहा है मुझे? कहता है कि एंड स्पेशल प्रोटेक्शन टू सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स एंड रिलीजियस एंड द कल्चरल कम्युनिटी। कहता है क्या, और कुछ वैसे तबके के लोग, वैसे ग्रुप के लोग, कौन से लोग? कहता है क्या, हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी की बात करता है, जैसे अनटचेबिलिटी को आर्टिकल 17 में बात करता है ना। आर्टिकल 15 कहता है क्या, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कास्ट के आधार पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर का बात करता है।
ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स का बात करता है, ऑन द बेसिस ऑफ कलर का बात करता है। इन सारे आधार पे आप किसी को क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। तो वही कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड स्पेशल प्रोटेक्शन टू सोशली डिसएडवांटेज, जो हमारे समाज में पिछड़े तबके के लोग हैं, उस ग्रुप को कुछ रिलीजियस है एंड कुछ कल्चरल कम्युनिटी, उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोटेक्शन होना चाहिए, है ना। तो हमारे संविधान ने उसके लिए स्पेशल प्रोटेक्शन दिया है। जैसे मैं बात करूं आज के डेट में कुछ हमारे एससी हैं, एसटी हैं, इसके लिए क्या है, तो गवर्नमेंट जॉब में क्या मिला है, इनको रिजर्वेशन मिला हुआ है। ओबीसी का बात करूं, इन्हें भी रिजर्वेशन मिला है, और भी बहुत सारे जगह इनको क्या मिला है, प्रोटेक्शन मिला हुआ है। फिर कहता है क्या, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो सेट आउट इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी द वेलफेयर गोल्स दैट डेमोक्रेटिक पॉलिसी मोस्ट अचीव। और हमारा जो डीपीएसपी है ना, डीपीएसपी का बात करते, इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा कभी, है ना। कुछ स्टेट गवर्नमेंट के पास कुछ पावर है, स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कुछ लॉ बना सकती है ना, अपने स्टेट के। फिर कहता है क्या, द वेलफेयर गोल्स दैट डेमोक्रेटिक पॉलिसी मस्ट अचीव द रियल चैलेंज नाउ वाज टू इवॉल्व इफेक्टिव पॉलिसी फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इरेडिक्शन ऑफ पॉवर्टी। कहता है क्या, बड़ा चैलेंज तो ये है कि आप किस तरह की डेवलपमेंट करते हैं जिससे लोगों के क्या हो, पॉवर्टी कम हो। चैलेंज तो यहाँ पे है। अब क्या पॉलिसी लाएंगे, किस तरह के कानून बनाएंगे, कैसा आप यहाँ के लोगों के लिए डेवलपमेंट करेंगे, जो क्या होगा यहाँ की, है ना, पॉवर्टी क्या होंगे, कम होगा। कहता है कि हाउ डिड इंडिपेंडेंट इंडिया रिस्पॉन्ड टू दीज चैलेंजेस। कहता है कि जो हमारा आज़ाद भारत है, अब इन सारे चैलेंजेस को किस तरह से जवाब देंगे। कहता है कि टू व्हाट एक्सटेंट डिड इंडिया सक्सीड इन द अचीविंग द वेरियस ऑब्जेक्टिव्स सेट आउट by the constitution. This entire book is an attempt to respond to the questions. The book tells the story of politics in India since independence, so as to equip you to develop your own answers to big questions like these. In the first 3 chapters we look at how the 3 challenges mentioned above were faced in the early years after independence. कहता है क्या, मैं इस चैप्टर में फर्स्ट चैलेंज को थोड़ा सा डीप में पढ़ूंगा, फिर अलग चैप्टर में फिर दूसरा चैलेंजेस, और थर्ड में तीसरा चैलेंजेस पढ़ना है। कहता है कि इन दिस चैप्टर वी फोकस वन द फर्स्ट चैलेंज ऑफ नेशन। हम इस चैप्टर में फर्स्ट चैलेंज को पढ़ेंगे, और फर्स्ट चैलेंज जो था हमारा वो क्या था, तो इंडिया को यूनाइट करना और एक शेप देना, मतलब इंडिया का ये बाउंड्री क्या होगा, मतलब इंडिया कितने बड़े बनेंगे, कितने इंडिया के अंदर स्टेट होंगे। इन सारे के बाद जो हमारे देश के अंदर डिफरेंट रिलीजन के लोग, डिफरेंट कास्ट के लोग, डिफरेंट लैंग्वेज के लोग, इन सारे लोगों में जो मतभेद है, जो डिस्क्रिमिनेट हैं, जो एक दूसरे से टूटे हुए हैं, उनको एक साथ जोड़ने की क्या क्या प्रक्रिया होगा, किस तरह से हम पूरे देश को एक संघ बनाएंगे, एक यूनियन बनाएंगे, इन सारे चीज़ों को मुझे पढ़ना है इस बुक में। ठीक है, तो आज यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे बात करता हूँ। ठीक है, जय हिंद।